हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभ्यास मंत्र 36 पर। आज हमारी ये पर्यावरण की दूसरी क्लास है। पिछली कक्षा में हमने जो है यूनिट 1 की जो कुछ एमसीक्यूज है उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम यूनिट 2 के कुछ प्रश्न मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर आई हूँ, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में छोटे बच्चे अपने परिवेश को किस रूप में देखते हैं? पर्यावरण अध्ययन में जो है छोटे बच्चे अपने परिवेश को किस रूप में देखते हैं? ए अलग अलग विषयों के रूप में, बी समग्र रूप में, सी केवल प्राकृतिक रूप में या डी केवल सामाजिक रूप में। तो जो छोटे बच्चे जो होते हैं वो जो है विषय को अलग-अलग विषयों के रूप में जो है पर्यावरण को नहीं देखते। उनको नहीं पता होता कि विज्ञान क्या है, भूगोल क्या है, इतिहास क्या है, ये सब उनको नहीं पता होता। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। केवल प्राकृतिक रूप में नहीं देखते बच्चे, ना ही केवल सामाजिक रूप में देखते हैं। जो बच्चे होते हैं वो पर्यावरण को समग्र रूप में देखते हैं। वो जो है बच्चे जो है जो उनका ज्ञान होता है उसको अलग-अलग रूप में बाँट कर वो नहीं देख सकते। जैसे कि एक पेड़ है, तो वो जो है उसको या फिर बॉटनी या फिर भूगोल या फिर उसको ये इस नज़रिए से नहीं देखेगा या फिर इस नज़रिए से नहीं देखेगा कि जो पेड़-पौधे हैं कि वो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं, हमको O2 देते हैं और CO2 को जो है ग्रहण करते हैं। वो सिर्फ़ ये देखेगा कि अ जो पेड़-पौधे हैं, वो हमको छाया देते हैं, फल देते हैं, चिड़िया जो है वहाँ पे उन घोंसला बनाती है, ये सभी जो है वो देखेंगे। वो अलग-अलग पार्ट में उसको बाँट के नहीं देख सकते। वो जो है पर्यावरण को समग्र रूप में देखते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन है तकनीकी शब्दों को याद करना, बी कक्षा की शिक्षा को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, सी पर्यावरण के बारे में विशेषज्ञों के विचार जानना या फिर डी केवल परीक्षा की तैयारी करना। तो यहाँ पे ऑप्शन हम देखते हैं कि तकनीकी शब्दों को याद करना जो है बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है, ना ही वो क्या बोलते हैं विशेषज्ञों के विचार जानना, केवल परीक्षाओं की तैयारी करना जो है एनसीएफ 2005 का उद्देश्य नहीं है। एनसीएफ 2005 का उद्देश्य है कि कक्षा की शिक्षा को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, बच्चों को उनके आसपास परिवार, समाज इन सभी का उदाहरण देकर उन सभी के जो है जीवन से जोड़कर उनको समझाना। आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। एक बच्चा सोचता है कि बादल इसलिए चलते हैं क्योंकि वे जीवित हैं। बच्चे का यह दृष्टिकोण क्या कहलाता है? ए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बी जीववाद, सी तार्किक चिंतन या फिर डी संरक्षण। एक बच्चे में जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है विकसित नहीं होता, ना ही उसमें तार्किक चिंतन होता है, ना ही संरक्षण। जो बच्चा जो है जीववाद के कारण जो है वो सोचता है कि बादल इसलिए चलते हैं क्योंकि वे जीवित हैं। जो जीन पियाजे है उनके अनुसार जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जब होती है, यानी 2 से 7 साल की उम्र जो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ये जीववाद की प्रवृत्ति होती है। जीववाद का अर्थ ये होता है कि निर्जीव वस्तु को सजीव मानना, निर्जीव वस्तु को सजीव मानना, ठीक है? जैसे कि एक बच्चा है, उसको किसी चीज से या कुर्सी या फिर मेज से जो है चोट लग गई, तो बच्चा जो है उस मेज को मारता है या उस कुर्सी को मारता है। वो यह सोचता है कि जैसे मुझे दर्द हुआ उस वैसे ही उसको भी दर्द होगा। आगे बढ़ते हैं। बच्चे खाली बर्तन के समान नहीं होते। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है?
ऑप्शन है ए, बच्चों को स्कूल में कुछ नया नहीं सीखना होता। बच्चे अपने परिवेश से कई अनुभव और सहज ज्ञान लेकर स्कूल आते हैं। बच्चों को केवल पाठ्य पुस्तकों से पढ़ाया जाना चाहिए, या फिर शिक्षक को बच्चों के पूर्व ज्ञान को नजरअंदाज करना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं। बच्चों को स्कूल में कुछ नया नहीं सीखना होता। बच्चे जो है स्कूल में ही नई नई चीजें सीखते हैं। बच्चों को केवल पाठ्य पुस्तक से नहीं पढ़ा पाठ्य पुस्तकों से ही पढ़ाया जाना चाहिए। बस बच्चों को जो है पाठ्य पुस्तकों से ना पढ़ा के उनके आसपास के जीवन से जोड़ना चाहिए। शिक्षक को बच्चों के पूर्व ज्ञान को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बच्चे अपने परिवेश से कई अनुभव और सहज ज्ञान लेकर स्कूल आते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो बच्चे होते हैं वो जो है अपने अनुभव या फिर अपने जो वातावरण से जो है बहुत सारे मतलब ज्ञान, सहज ज्ञान या फिर अपना पूर्व ज्ञान लेकर स्कूल आते हैं। जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली थी या फिर पुरानी जो शिक्षा पद्धति थी, उसके अनुसार जो कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि बच्चे जो है कोरी स्लेट या जो है खाली बर्तन होते हैं, जिसे शिक्षक अपने ज्ञान से भरता है। लेकिन जो आधुनिक जो वैज्ञानिक है या फिर आधुनिक जो दर्शन या फिर रचनावादी हैं, उनके दृष्टिकोण में ये है कि जो बच्चा जो है वो अपने पास पड़ोस, परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, समाज से कुछ जो है व्यवहारिक ज्ञान लेके आता है, अपना पूर्व ज्ञान लेके आता है। और जो शिक्षक होता है उसी पूर्व ज्ञान की नींव पर उसको नए ज्ञान से जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, बच्चे पर्यावरण के बारे में ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं? ऑप्शन है शिक्षक के व्याख्यान को चुपचाप सुनकर, बी या परिवेश के साथ सक्रिय अंतःक्रिया और अन्वेषण द्वारा, सी केवल किताबें पढ़कर, डी टीवी देखकर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। जो शिक्षक के व्याख्यान को चुपचाप सुनकर ज्ञान का निर्माण नहीं होता है। केवल किताबें पढ़कर या रटंत पद्धति से आप ज्ञान का निर्माण बच्चों में नहीं कर सकते, या फिर केवल टीवी देख के नहीं कर सकते। जो बच्चे जो है परिवेश के साथ अंतः क्रिया और अन्वेषण के द्वारा उनमें ज्ञान का निर्माण होता है। जीन पियाजे ने कहा है कि जो बच्चे जो है नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। उन्होंने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा है। उनका ये मानना है कि वो निष्क्रिय श्रोता जो है वो नहीं होते हैं। वे जो है अपने मतलब भौतिक या फिर सामाजिक अपने वातावरण के साथ खुद छेड़छाड़ करके, चीजों को छूकर या फिर खोजबीन करके वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद ही करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के प्रति बच्चों की समझ मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन है आपका ए, उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश और दैनिक अनुभवों पर, बी स्कूल की इमारत पर, सी परीक्षा के अंकों पर, या डी केवल उनके अनुवांशिक गुणों पर। सॉरी। पर्यावरण के प्रति बच्चों की समझ जो है केवल अनुवांशिक गुणों पर निर्भर नहीं होती, या फिर केवल परीक्षा के अंकों पर नहीं होती, या स्कूल की इमारत पर जो है डिपेंड नहीं होती है। उनके जो पर्यावरण के प्रति बच्चों की समझ जो होती है अपने सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश और जो उनकी दैनिक अनुभव होती है उसके उस पर निर्भर होती है। जैसे कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे जो है बच्चे का सीखना जो है उसके समाज और संस्कृति से अलग उसको नहीं किया जाता। जैसे कि गांव का बच्चा जो है खेती या फिर पालतू जानवरों के बारे में जो समझ सकता है वो जो है शहर में रहने वाले नहीं समझ सकते। वैसे ही जो शहर में रहने वाले बच्चे जो है प्रदूषण या फिर ट्रैफिक या फिर शहर के जीवन को जितना समझ सकता है उतना ज्ञान को मतलब उतना गांव के वातावरण को वो नहीं समझ सकता। बच्चे जो है अपने परिवेश और अपने दैनिक अनुभव के अनुसार ही सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं हम।
बच्चों के दृष्टिकोण को समझने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए, बच्चों को चुपचाप बैठने को कहना चाहिए। बी, उन्हें अपने अनुभव और विचार साझा करने के पर्याप्त अवसर देने चाहिए। सी, केवल हाँ या ना प्रश्न पूछना चाहिए। या डी, उनकी गलतियों पर उन्हें तुरंत दंडित करना चाहिए। बच्चों को जो है तुरंत जो है यहाँ पे उनकी गलतियों पर दंडित नहीं करना चाहिए, इससे बच्चे जो है डिमोटिवेट होते हैं। केवल हाँ या ना प्रश्न पूछने जो है ये गलत होता है। बच्चों को चुपचाप बैठने को कहना नहीं चाहिए। बच्चों को जो है प्रश्न पूछने देना चाहिए और उन पे मतलब उनकी प्रश्नों पे चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। उन्हें अपने अनुभव और विचार साझा करने के पर्याप्त अवसर देने चाहिए। बच्चे जो है अक्सर ऐसी बात कहते हैं जो वैज्ञानिक रूप से गलत होती है, लेकिन जो है आधुनिक शिक्षा शास्त्र में इन्हें गलत अवधारणाएं कहने के बजाय जो है वैकल्पिक अवधारणाएं कहते हैं या फिर भोली अवधारणाएं कहते हैं। इसका कारण ये है कि बच्चे जो है अपने विचार अपनी सीमित या फिर अपने अनुभव के आधार पर ही वो समझ सकते हैं। इन्हें जो है नकारने के बजाय, इन्हें नजरअंदाज करने के बजाय शिक्षक को उन्हें सही दिशा में मोड़ने का या उनको सही दिशा देने का प्रयास करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पर्यावरण संबंधी अवधारणाओं को क्या कहा जाता है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पर्यावरण संबंधी अवधारणाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पूर्णतः गलत अवधारणाएं, बी वैकल्पिक अवधारणाएं, या फिर सी वैज्ञानिक सत्य, या फिर डी अमूर्त अवधारणाएं। तो बच्चे के जो अभी हमने पढ़ा कि जो बच्चों के पर्यावरण संबंधी अवधारणाएं होती है उन्हें गलत अवधारणाएं नहीं कह सकते, उन्हें जो है वैकल्पिक अवधारणाएं कहा जाता है या फिर भोली अवधारणाएं कहा जाता है या फिर इसी को भोली अवधारणाएं भी कहा जाता है। इन अवधारणाओं को शिक्षकों को नजरअंदाज करने के बजाय ना कहा जाता है। ठीक है, इन अवधारणाओं को जो है शिक्षकों को नजरअंदाज करने के बजाय बच्चों को सही दिशा देनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बच्चे सबसे बेहतर तरीके से कैसे सीखते हैं? ए, रट कर। बच्चे रट कर नहीं सीखते कभी भी, रट कर सिर्फ याद करते हैं। बी, प्रत्यक्ष अनुभव और करके सीखना। सी, केवल ब्लैक बोर्ड से उतार कर नहीं सीखते। या फिर डी, लंबे निबंध लिखकर नहीं सीखते। जो बच्चे जो है प्रत्यक्ष अनुभव और करके लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं। ठीक है, जो प्रसिद्ध शिक्षाविद जॉन डीवी थे उन्होंने करके सीखना का सिद्धांत दिया था। करके सीखना का सिद्धांत जो है जॉन डीवी ने दिया था। जॉन डीवी ने करके सीखने का सिद्धांत दिया था, जो कि पर्यावरण अध्ययन पूरी तरह से एक व्यवहारिक विषय है, ना कि वो रटंत पद्धति या फिर व्याख्यान वाले विषय नहीं है। ये एक व्यवहारिक विषय है। यदि आपको बच्चों को पत्तियों के बारे में पढ़ाना है तो उसको चित्र दिखाने के बजाय या फिर उसको ब्लैक बोर्ड में उतार कर समझाने के बजाय उनको जो है प्रत्यक्ष अनुभव से सिखाना चाहिए, जो उनको पत्तियों को दिखाकर उनको समझाना चाहिए, वास्तविक जीवन से उनको जोड़कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक को बच्चों के सहज और भोले विचारों का क्या करना चाहिए? उन्हें सिरे से खारिज कर देना चाहिए। बच्चे के भोले विचार को खारिज न करके उनको एक नई दिशा देनी चाहिए। उन पर हंसना नहीं चाहिए। जो बच्चों पर हंसने से वे डिमोटिवेट होते हैं या फिर उनमें वे हतोत्साहित होते हैं। सी, बच्चों को सही उत्तर रटने के लिए नहीं कहना चाहिए, रटने के लिए कहना चाहिए, ये नहीं होगा। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीखने की प्रक्रिया में उन्हें शुरुआती बिंदु के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और उनके जो पूर्व ज्ञान या फिर उनके विचारों के अनुसार उन्हें जो है ज्ञान या फिर मार्गदर्शन देनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 से 7 वर्ष की आयु के बच्चों की पर्यावरण समझ
मुख्य रूप से कहाँ तक सीमित होती है? जो 5 से 7 वर्ष होते हैं, उस बच्चे की पर्यावरण की समझ कहाँ तक सीमित होती है? ए पूरे विश्व के भूगोल पर। जो 5 से 7 साल का जो बच्चा होता है वो पूरे विश्व का भूगोल नहीं पढ़ सकता है। वो अंतरिक्ष विज्ञान तक नहीं पहुंच सकता है। ना ही वो अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण मुद्दों के बारे में वो चर्चा कर सकता है। वो जो है 5 से 7 वर्ष की आयु के बच्चे जो है वो स्वयं या फिर अपने परिवार या फिर दोस्त, रिश्तेदार, घर, आस-पड़ोस तक ही उनकी समझ सीमित होती है। वो जो है अपने आस-पास के वातावरण से ही वो सीखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 5 से 7 वर्ष के बच्चे किस अवस्था में होते हैं जो उनकी पर्यावरण समझ को प्रभावित करता है? तो जो 5 से 7 वर्ष के बच्चे जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं, जो कि इस अवस्था में बच्चे जो है प्रतीकों या फिर सिंबल्स का उपयोग करके सीखते हैं। उनमें जो है लॉजिकल थिंकिंग या फिर तार्किक चिंतन उनमें नहीं आती या फिर वो मूर्त संक्रियात्मक नहीं होते हैं और वे चीज़ों को पलट कर नहीं सोच सकते हैं। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का उम्र है वो 2 से 7 वर्ष होता है। आगे हम बढ़ते हैं। 6 वर्ष का एक बच्चा बारिश होने का जो कारण होता है वो भगवान का रोना बताता है। शिक्षक की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? ऑप्शन है आपका उसे डांटना कि वह गलत है, तो शिक्षक को कभी भी बच्चों को नहीं डांटना चाहिए। बी उसके विचार को स्वीकार करना और धीरे धीरे उसे वाष्पीकरण की प्रक्रिया से परिचित कराना। सी उसे विज्ञान की किताब पढ़ने को देना। ये जो 6 वर्ष के बच्चे को जो है विज्ञान की किताब जो पढ़ने के लिए नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उससे मतलब वो कुछ समझ ही नहीं पाएगा। वो जो 6 वर्ष का बच्चा है उसको विज्ञान या फिर ये सभी सब्जेक्ट की नॉलेज होती ही नहीं है। वो जो है अपने आस-पास की चीज़ों से ही वो सीखता है। डी उसकी बात को पूरी तरह अनदेखा करना। बच्चों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को उनको जो उनके ज्ञान को है उससे उनको मार्गदर्शित करना चाहिए। ऑप्शन है आपका बी, यहाँ पे आपका आंसर होगा उसके विचार को स्वीकार करना और धीरे-धीरे उसे वाष्पीकरण की सरल प्रक्रिया से परिचित कराना। जो है एक 6 वर्ष के बच्चे जब बोलता है कि मतलब बारिश होने के कारण जो है भगवान का रोना बताता है, तो उसको जो है स्वीकार करना चाहिए और धीरे-धीरे उसके ज्ञान को जो है सरल प्रक्रिया से उनको परिचित कराना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, 5 से 7 वर्ष के बच्चों में पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से कौन सा कौशल सबसे पहले विकसित किया जाना चाहिए? तो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन है परिकल्पना बनाना, बी सूक्ष्म अवलोकन और पहचानना, सी जटिल प्रयोग करना या फिर डी शोध पत्र लिखना। तो जो 5 से 7 वर्ष के बच्चे हैं वो परिकल्पना नहीं कर सकते, उनमें उस परिकल्पना की क्षमता नहीं होती है, ना ही वे जटिल प्रयोग कर सकते हैं और न ही शोध पत्र लिख सकते हैं। वे जो है उनको सूक्ष्म अवलोकन कराना चाहिए और पहचानना सिखाना चाहिए। सूक्ष्म सूक्ष्म अवलोकन और पहचानना जो है बच्चों को जो है अपने आसपास की चीज़ों को देखने, उनके रंग, आकार, उनकी सब बनावट को जो है पहचान करवानी चाहिए। उनको बाद में उसका वर्गीकरण करवाना चाहिए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक अलग विषय के रूप में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? ऑप्शन है आपका क्योंकि बच्चे इसे समझ नहीं सकते, क्योंकि इसे भाषा और गणित के साथ एकीकृत करके पढ़ाया जाता है, सी क्योंकि पर्यावरण महत्वपूर्ण नहीं है या डी क्योंकि शिक्षकों के पास समय नहीं है। आपका यहाँ पे आंसर होगा क्योंकि जो है एनसीएफ 2005 स्पष्ट करता है यहाँ पे कि जो 1 और 2 के
बच्चों पर किताब का बोझ नहीं डालना चाहिए। जो क्या बोलते हैं, पहली 1 और 2 या फिर 5 और 7 साल के बच्चे के ऊपर जो है किताबों का ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहिए। इसलिए उनके लिए जो है ईवीएस की कोई जो है अलग से किताब नहीं होती। उनको जो है भाषा और गणित के साथ ही एकीकृत करके पढ़ाया जाता है। जैसे कि कहानी हिंदी में जो है कहानी, कविताओं या फिर जानवरों के नाम, पत्तियाँ, ये सब की गिनती गणित में ये सब पढ़ाया जाता है। जो गणित या फिर भाषा की पुस्तकें हैं उसी के साथ ये जो है पर्यावरण का जो सब्जेक्ट है उसको एकीकृत करके बच्चों को पढ़ाया जाता है, ताकि उनमें जो है किताबों का बोझ ना हो। अगला क्वेश्चन है, इस आयु वर्ग के बच्चे के लिए पर्यावरण सीखने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? ए व्याख्यान विधि, बी खेल विधि और कहानी सुनना, सी सेमिनार या फिर डी लंबी लिखित परीक्षा। तो आपका यहाँ पे आंसर होगा जो 5 से 7 साल या इसके आयु वर्ग के बच्चों के लिए पर्यावरण सीखने की जो सबसे उपयुक्त विधि है वो खेल विधि है और कहानी सुनना, इससे वो जो है पर्यावरण सीखने की ये सबसे उपयुक्त विधि है। आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन, 5 से 7 वर्ष के बच्चे पर्यावरण की घटनाओं को के बीच क्या स्थापित करने में कठिनाई महसूस करते हैं? जो 5 से 7 साल के बच्चे होते हैं वो पर्यावरण के बीच पर्यावरण की जो घटनाओं के बीच में है जो है क्या स्थापित करने में कठिनाई महसूस करते हैं? ऑप्शन है ए रंगों की पहचान, बी वैज्ञानिक कार्यकरण संबंध, सी जानवरों के नाम या फिर डी परिवार के सदस्य की पहचान। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा जो 5 से 7 वर्ष के बच्चा जो है रंगों को आसानी से पहचान लेता है, जानवरों के नाम भी उससे याद हो जाते हैं, जो परिवार के सदस्यों की भी पहचान कर लेता है, वो जो है वैज्ञानिक कार्यकरण जो संबंध होते हैं उसको ये स्थापित करने में कठिनाई महसूस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक 7 साल के बच्चे को पेड़ पौधे के बारे में सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ए बोर्ड पर पेड़ का चित्र बनाना, बी उसे स्कूल के बगीचे में ले जाकर पेड़ों को छूने और देखने का अवसर देना, सी पेड़ पर निबंध लिखवाना या फिर डी किताब से पेड़ के हिस्से रटवाना। तो जो 7 साल के बच्चे को पेड़ पौधे के बारे में सिखाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि उसे स्वयं ही पेड़ के बगीचे पे ले जाकर पेड़ को छूकर और देखने का अवसर दे। जो है पेड़ पर निबंध लिखवाने से जो बच्चा नहीं सीख सकता या फिर पेड़ के हिस्से को रटवाने से जो बच्चे जो है वो नहीं सीख सकते या फिर पेड़ पर बोर्ड पर कोई पेड़ का चित्र बनाने की अपेक्षा ये जो है बगीचे में ले जाकर पेड़ों को छूने और देखने के अवसर देने से ये जो है वो बच्चे जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 से 7 वर्ष के बच्चों का दृष्टिकोण प्रकृति में कैसा होता है? ए आत्म-केंद्रित, बी पूरी तरह वैज्ञानिक, सी वैश्विक या फिर डी परोपकारी। तो जो बच्चा है जो 5 से 7 साल का वो जो उसको पूरी तरह वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसका नहीं हो सकता, ना ही वो वैश्विक दृष्टिकोण होता है और ना ही परोपकारी होता है। वो जो है आत्म-केंद्रित होता है। आत्म-केंद्रित का अर्थ होता है स्वार्थी होना। मतलब स्वार्थी होना जो है वो आत्म-केंद्रित का अर्थ नहीं है। इसका अर्थ ये है कि बच्चा यह सोचता है कि दुनिया वैसी है जैसी वह देखता है। उसे लगता है कि चाँद उसी के लिए ही चमकता है या फिर पेड़ उसी के साथ ही चलते हैं। जो बादल है उसी के साथ चलते हैं, जो सूर्य है उसी के साथ चलते हैं। बच्चा जो है अपने अनुसार ही वो दुनिया को देखता है। वो दूसरों की नज़रिए से वो दुनिया को नहीं देखता है। उसे लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है और जो लोग कह रहे हैं वो गलत है। अगला क्वेश्चन है, छोटे बच्चों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने का प्रारंभिक कदम क्या है?
ऑप्शन है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डराना, बी है जानवरों और पौधों के प्रति प्यार और देखभाल का भाव जगाना, सी प्रदूषण पर भाषण देना, या फिर डी कठिन शब्दावली याद कराना। तो जो पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए जो है बच्चों में जानवरों और पौधों के प्रति प्यार और देखभाल का भाव जगाना चाहिए, ना कि उन्हें डराना चाहिए या फिर भाषण देना चाहिए या फिर उनको याद करवाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 8 से 14 वर्ष की आयु में बच्चे पर्यावरण के बारे में क्या समझने लगते हैं? ऑप्शन है यहाँ पे केवल जादुई कहानियां, या फिर तार्किक संबंध, कारण प्रभाव और कुछ अमूर्त अवधारणाएं, सी केवल रंग और आकार, या डी बच्चे कुछ नहीं सीखते। तो जो है 8 से 14 साल की आयु अर्थात मूर्त से अमूर्त सोच की ओर। तो इस आयु में बच्चे जो है तार्किक संबंध, कारण प्रभाव और कुछ अमूर्त अवधारणाओं के बारे में के जो है पर्यावरण के बारे में ये समझने लगते हैं। आगे देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप कैसा हो जाता है? ऑप्शन है यहाँ पे, यह पूरी तरह से कठिन बन जाता है, यह विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में विभाजित होने लगता है, यह केवल कला बन जाता है, इसे पाठ्यक्रम से हटा दिया जाता है। तो जो है जो पर्यावरण है वो प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में विभाजित हो जाता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 से 12 वर्ष के बच्चों में ईवीएस के माध्यम से किस महत्वपूर्ण कौशल का विकास होने लगता है? ऑप्शन है यहाँ पे केवल रटने का कौशल, बी आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान, सी बिना सोचे मान लेने की आदत, या फिर डी दूसरों की नकल करना। जो 10 से 12 साल के बच्चों में जो है आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान का जो गुण होता है, ये जो कौशल होता है उसका विकास होने लगता है। वे जो है पर्यावरण की समस्याओं को पहचानते हैं, वो आंख मूंद के मतलब किसी भी चीज पे वो भरोसा नहीं करते हैं और उनके संभावित समाधानों पर भी उनका विचार करते हैं। वो जो है क्रिटिकल थिंकिंग का गुण उनमें आ जाता है और समस्या का भी समाधान करने लगते हैं। आगे बढ़ेंगे। 12 वर्ष का एक बच्चा प्लास्टिक प्रदूषण के कारणों और उसके विकल्पों पर चर्चा कर रहा है। यह उसकी किस क्षमता को दर्शाता है? वह उसकी किस क्षमता को दर्शाता है? तो जो 12 वर्ष का जो बच्चा है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं होगा, वो आत्म केंद्रित सोच भी उसमें नहीं होगी, न ही वो जीववाद उसका गुण उसमें होगा। 12 वर्ष का बच्चा जो है विश्लेषण और संश्लेषण की क्षमता उसमें आ जाएगी, इसीलिए वह जो है प्लास्टिक के प्रदूषण के कारणों और उसके विकल्पों पर चर्चा करने लगेगा। आगे देखेंगे। आठ से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ईवीएस शिक्षण की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? ए केवल पाठ्यपुस्तक पठन, बी प्रोजेक्ट विधि और क्षेत्र भ्रमण, सी श्रुति लेखन, या फिर डी शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड पर नोट्स लिखवाना। तो जो 8 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है ईवीएस शिक्षण की सबसे प्रभावी विधि है प्रोजेक्ट विधि या फिर क्षेत्र भ्रमण विधि। प्रोजेक्ट विधि या फिर क्षेत्र भ्रमण विधि द्वारा जो है ये जो है किल पैट्रिक के द्वारा दी गई है। ये किल पैट्रिक के द्वारा जो है प्रोजेक्ट विधि दी गई है, जिसमें बच्चों को किसी समस्या पर गहराई से शोध करना और जो है निष्कर्ष निकालने का अवसर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है
8 से 14 वर्ष के बच्चे पर्यावरण के किन व्यापक मुद्दों को समझने में सक्षम हो जाते हैं? तो जो 8 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वे जलवायु परिवर्तन, संसाधन संरक्षण और प्रदूषण जैसे वैश्विक मुद्दे को समझने में सक्षम हो जाते हैं। उनमें जो है अमूर्त सोच का जो है विकास हो जाता है और ये जो है अमूर्त चीज़ों के बारे में भी ये सोचने में या समझने में सक्षम हो जाते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया या प्रदूषण हो गया, ये सभी के बारे में जो है वो समझने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 से 10 वर्ष का बच्चा वर्गीकरण किस आधार पर कर सकता है? ए है केवल एक विशेषता के आधार पर, एक से अधिक विशेषताओं के आधार पर तार्किक रूप से, सी एक वह वर्गीकरण नहीं कर सकता या फिर डी केवल अपनी पसंद के आधार पर। जो 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 9 से 10 साल का जो बच्चा होता है वो एक से अधिक विशेषताओं के आधार पर रंग, आकार या उपयोग के आधार पर उस तार्किक रूप से जो है वर्गीकरण वो कर सकता है। ठीक है। ये जो है 9 से 10 साल के जो बच्चे हैं वो जीन पियाजे के अनुसार जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं और जो है ये इनमें जो है विकेंद्रीकरण का गुण आ जाता है इसमें, इस उम्र के बच्चों में विकेंद्रीकरण का गुण आ जाता है या अर्थात ये जो है किसी वस्तु को केवल एक विशेषता के पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन्हें एक से अधिक विशेषताओं के आधार पर तार्किक रूप से वो सोच सकते हैं या फिर वर्गीकृत कर सकते हैं। आगे देखते हैं 8 से 14 वर्ष के बच्चों को वन्य जीव संरक्षण पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ए परिभाषाएं याद कराना, डी केस स्टडी, समाचार लेखों पर चर्चा और वाद विवाद आयोजित करना, केवल जानवरों के चित्र दिखाना या उन्हें परीक्षा का डर दिखाना। तो जो 8 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उन्हें जो है केस स्टडी, समाचार लेखों पर चर्चा या फिर वाद विवाद आयोजित करके वन्य जीव संरक्षण के बारे में पढ़ाने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है। आगे बढ़ते हैं। इस आयु वर्ग के बच्चे पर्यावरण अध्ययन में क्या कर सकते हैं जो 5 से 7 वर्ष के बच्चे आमतौर पर नहीं कर सकते? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए परिकल्पनाएं बनाना और उनका परीक्षण करना, बी है मिट्टी से खेलना, सी चित्र बनाना या डी कविताएं गाना। तो जो आंसर है इसका जो परिकल्पनाएं बनाना और उनका परीक्षण करना, किसी समस्या का संभावित उत्तर सोचना, जैसे कि क्या पौधे अंधेरे में बढ़ सकते हैं, ये जो है वैज्ञानिक सोच का उच्च स्तर है जो अमूर्त चिंतन से संभव होता है। आगे बढ़ते हैं 10 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आयोजित क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो जो 10 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य जो है आंकड़े एकत्रित करना, उनका विश्लेषण करना और रिपोर्ट तैयार करना होना चाहिए, ना कि कोई पिकनिक मनाना या फिर छुट्टी पाना या वहां जाकर खेलना। 10 से 14 वर्ष का बच्चा जो है वो आंकड़े एकत्रित करके उस पर विश्लेषण करके और रिपोर्ट तैयार करने में वो सक्षम होता है और उसका जो उद्देश्य है वो क्षेत्र भ्रमण में जो है ये होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यह पता लगाने के लिए कि बच्चा पर्यावरण के बारे में क्या जानता है, सबसे अच्छा प्रारंभिक कदम क्या है?
ऑप्शन है आपका सीधे परीक्षा लेना, या फिर बी खुले अंत वाले प्रश्न, या फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना और उन्हें बोलने देना, उनके माता पिता का इंटरव्यू लेना, या फिर उन्हें चुप रहने को कहना। तो जो बच्चा जो है पर्यावरण के बारे में क्या जानता है, इसका सबसे अच्छा तरीका या फिर प्रारंभिक तरीका जो होता है वो है ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना या फिर उन्हें बोलने देना। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस के बच्चे की प्रगति और समझ का आकलन करने का सबसे प्रामाणिक उपकरण कौन सा है? ऑप्शन है ये ए वार्षिक लिखित परीक्षा, बी पोर्टफोलियो, सी बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी, या फिर डी श्रुति लेख। तो आपका यहाँ पे आंसर होगा जो ईवीएस के बच्चे की प्रगति और समझ का आकलन करने का सबसे प्रामाणिक तरीका जो होता है ये पोर्टफोलियो तैयार करना होता है। पोर्टफोलियो में जो है किसी भी बच्चे का एक सत्र या फिर एक सेमेस्टर के दौरान जो किए गए कार्य होते हैं उसका जो है एक संग्रह होता है। यह जो 3 घंटे की परीक्षा से बेहतर होता है और जो बच्चे का जो साल भर की गतिविधियां होती हैं उनके जो क्रमिक विकास होता है उसके बारे में बताता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा उप उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड जो है का उपयोग पर्यावरण अध्ययन में क्यों किया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पे बच्चों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए, बी दिन प्रतिदिन की घटनाओं और बच्चे के विशिष्ट व्यवहार टिप्पणियों का गुणात्मक विवरण रखने के लिए, सी केवल बच्चों की गलतियों को नोट करने के लिए, या फिर डी फीस का रिकॉर्ड रखने के लिए। तो जो आंसर होगा ये आपका दिन प्रतिदिन की घटनाओं और बच्चे के विशिष्ट व्यवहार या टिप्पणियों का गुणात्मक विवरण रखने के लिए जो है ये रिकॉर्ड रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कक्षा में बच्चों से यह पूछना कि यदि पृथ्वी का सारा पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा, किस प्रकार का प्रश्न है? तो ये जो है आपका अपसारी प्रश्न जो कल्पना और समझ को परखता है। ये जो है एक डाइवर्जेंट या फिर अपसारी प्रश्न होता है, या फिर इसे ओपन एंडेड क्वेश्चन भी कहते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन भी कहते हैं। इसमें जो है बच्चे का जो चिंतन अपसारी चिंतन जो है इसमें उसका अपसारी चिंतन का गुण बढ़ता है, और जो जिन प्रश्नों का कोई एक सही उत्तर नहीं होता उसमें जो है सोचने की जो एक निश्चित दिशा नहीं होती, बच्चा जो है अपने अपने क्षमता के अनुसार उसमें चिंतन कर सकता है और अपने अनुसार वो उत्तर भी देता है। इससे जो है बच्चों की सृजनात्मकता में विकास होता है, उसमें जो है रचनात्मक प्रवृत्ति का भी विकास होता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को पास या फेल घोषित करना, सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों की समझ का पता लगाना और सुधार करना, सी बच्चों को ग्रेड देना, या फिर डी स्कूल का रिकॉर्ड भरना। तो रचनात्मक आकलन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो जो है बच्चों की समझ का पता लगाना और उनमें जो है सुधार करना होता है। रचनात्मक आकलन को जो है सीखने के लिए या फिर असेसमेंट फॉर लर्निंग कहा जाता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग कहा जाता है। ये जो है पढ़ाई के दौरान ही ये जो है चलते रहता है, जैसे कि क्विज या फिर क्लास टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, ये सब जो है इसी के अंतर्गत आता है, जिसके आधार पे मतलब बच्चों की समस्याओं का पता चलता है और उसका समाधान होता है। आगे देखते हैं बच्चों की पर्यावरण समझ का आकलन करते समय शिक्षक को किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? ए बच्चे की लिखावट पर,
बी बच्चे के रटने की क्षमता पर, या फिर सी बच्चे के तर्क विचार प्रक्रिया और परिवेश से जुड़ाव पर, या फिर डी केवल सही उत्तर पर। तो जो बच्चों की पर्यावरण समझ का आकलन करते समय शिक्षक को जो है बच्चे के तर्क विचार प्रक्रिया और परिवेश से जुड़ाव पर जो है ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 जो है इन बातों पर जो है वो जोर देते हैं कि केवल याद करना ही जो है आकलन नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। अवलोकन एक महत्वपूर्ण आकलन तकनीक है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आसान है। यह बच्चे को उसके प्राकृतिक परिवेश और गतिविधियों के दौरान बिना दबाव के परखती है। सी इनमें पैसे नहीं लगते, या फिर डी यह केवल खेल के मैदान में होती है। तो जो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये बच्चे को उसके प्राकृतिक परिवेश और गतिविधियों के दौरान बिना दबाव के परखती है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई बच्चा किसी पर्यावरणीय अवधारणा को गलत समझता है तो यह शिक्षक के लिए क्या है? ऑप्शन है यहाँ पे बच्चे की विफलता, शिक्षक की विफलता, बच्चे की सोचने की प्रक्रिया को समझने की एक खिड़की, या फिर दंड देने का अवसर। तो जो ये शिक्षक के लिए जो है बच्चे की सोचने की प्रक्रिया को समझने की एक खिड़की होती है। यदि कोई बच्चा किसी पर्यावरणीय अवधारणा को गलत कह रहा है तो ये जो शिक्षक के लिए दंड देने का अवसर नहीं होता है, ना ही बच्चे की विफलता होती है इसमें, ना ही शिक्षक की विफलता होती है। ये जो है शिक्षक को बच्चों को समझने की एक नई खिड़की होती है। आगे बढ़ते हैं। सहपाठी आकलन ईवीएस में क्या फायदा पहुंचाता है? जो सहपाठी आकलन होता है वो पर्यावरण में क्या फायदा पहुंचाता है? ए बच्चे एक दूसरे से लड़ते हैं, यह सहयोगात्मक शिक्षा और एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने को बढ़ावा देता है। सी शिक्षक का काम कम हो जाता है, या फिर डी इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। तो जो सहपाठी आकलन होता है उससे जो है सहयोग करने का जो गुण आता है बच्चों में, सहयोगात्मक शिक्षा और एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने पर ये बढ़ावा देते हैं। जब क्या बोलते हैं बच्चे एक दूसरे के साथ प्रोजेक्ट या फिर काम का आकलन करते हैं तो जो है वो अपनी गलतियों को पहचानते हैं और दूसरे के विचारों का भी वहां पे वो सम्मान करते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, बच्चे के ज्ञान का पता लगाने के लिए रूब्रिक्स का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन है बच्चों को डराने के लिए, बी बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए, स्पष्ट पारदर्शी और विस्तृत मानदंड प्रदान करने के लिए, सी केवल चित्रकला के लिए, या डी समय बर्बाद करने के लिए। तो जो बच्चे का ज्ञान पता कराने के लिए जो रूब्रिक्स का उपयोग किया जाता है वो जो है बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए, स्पष्ट पारदर्शी और विस्तृत मानदंड प्रदान करने के लिए ये जो है इसका उपयोग किया जाता है। रूब्रिक्स जो है ये एक प्रकार का चार्ट होता है। क्या होता है? चार्ट होता है जो ये बताता है कि काम का आकलन जो है किन पैमानों पर होगा, या फिर जो है जैसे कि इसको बांट दिया जाता है कि सामग्री जो है उसके लिए कितने नंबर, या फिर प्रस्तुति के लिए कितने नंबर, या फिर सहयोग के लिए कितने नंबर देने हैं। इसका आकलन जो है निष्पक्ष और पारदर्शी भी होता है। आगे बढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे पर्यावरण के बारे में सबसे बेहतर कैसे सीखते हैं? ए होगा अकेले एकांत में बैठकर,
बी वयस्कों और साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा, सी केवल इनाम के लालच में या डी रटकर। तो जो है बच्चे जो है लेव वैगत्स्की के अनुसार बच्चे पर्यावरण के बारे में वयस्कों और साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा जो है ये सीखता है। वाइगोत्स्की के अनुसार जो है ज्ञान जो है बाहरी दुनिया में मौजूद होता है और जो बच्चा जो है अपने माता-पिता ज्ञान जो है ज्ञानी साथियों से बातचीत करके वो सीखता है। आगे बढ़ेंगे। ईवीएस सीखने में वयस्क की मुख्य भूमिका क्या होनी चाहिए? ए एक तानाशाह की, बी एक ज्ञानदाता की जो सिर्फ जानकारी दे, सी एक सुविधादाता और मार्गदर्शक की या फिर डी एक मूक दर्शक की। तो जो वयस्क शिक्षक या फिर माता-पिता, वयस्क से यहाँ तात्पर्य शिक्षक या माता-पिता की जो है क्या भूमिका होनी चाहिए? तो जो है एक सुविधादाता और मार्गदर्शक के रूप में जो है शिक्षक एवं माता-पिता की भूमिका होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जब एक बच्चा किसी पहेली या गतिविधि में अटक जाता है और वयस्क उसे संकेत देकर मदद करता है, तो वाइगोत्स्की की इस भाषा में इसे क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की की इस भाषा में इसे क्या कहते हैं? ए अनुबंधन, बी पाड़ या मचान या फिर सी सुदृढ़ीकरण या फिर डी आत्मसातीकरण। तो जो है वाइगोत्स्की के अनुसार ये जो है पाड़ या फिर ढांचा या फिर मचान और इसी को स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं, ठीक है? स्कैफोल्डिंग का अर्थ होता है अस्थायी रूप से मदद करना, अस्थायी रूप से मदद करना। आगे बढ़ते हैं। सामुदायिक संसाधन बच्चों के ईवीएस सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ए वे सस्ते होते हैं, बी वे बच्चों को वास्तविक जीवन के प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करते हैं, सी स्कूल के पास अन्य साधन नहीं होते हैं या फिर डी इससे स्कूल का समय कटता है। तो जो सामुदायिक संसाधन बच्चों के ईवीएस सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे बच्चों को वास्तविक जीवन के प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे की आवाज और अनुभव को कक्षा में स्थान देने का क्या अर्थ है? ए बच्चे को जोर-जोर से गाने देना, बी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में बच्चे के व्यक्तिगत अनुभवों, संस्कृति और राय को महत्व देना, सी बच्चे को पूरी कक्षा का नेतृत्व सौंप देना या फिर डी बच्चे को बिना बात के बोलने देना। तो आपका यहाँ पे आंसर होगा जो एक बच्चे की आवाज और अनुभव को कक्षा में स्थान देने का अर्थ होता है कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चे के व्यक्तिगत अनुभवों, संस्कृति और राय को जो है महत्व देना होता है। अगला क्वेश्चन है परिवार को पर्यावरण शिक्षा की पहली पाठशाला क्यों कहा जाता है? तो जो परिवार क्योंकि जो है ए क्योंकि वह किताबें होती है, बी क्योंकि बच्चा जीवन के शुरुआती मूल्य, आदतें और परिवेश के प्रति दृष्टिकोण परिवार से ही सीखता है या फिर सी क्योंकि वह परीक्षा नहीं होती या फिर डी क्योंकि माता-पिता सख्त होते हैं। आपका इसका आंसर होगा परिवार जो है पर्यावरण शिक्षा की पहली पाठशाला इसलिए होती है क्योंकि बच्चा जीवन के शुरुआती मूल्य, आदतें, परिवेश के प्रति दृष्टिकोण जो है परिवार या फिर समाज से ही सीखता है। जैसे कि पानी को व्यर्थ न बहाना या फिर जानवरों को न मारना, पौधों को पानी देना, पौधे लगाना, फसल लगाना, ये सभी जो है परिवार से ही सीखता है। कचरा ना फैलाना। आगे बढ़ते हैं।
समाज और संस्कृति बच्चे के सीखने को कैसे प्रभावित करते हैं? ए, वे बच्चे को सीखने को रोकते हैं। बी, वे उस संदर्भ को आकार देते हैं जिसके माध्यम से बच्चा दुनिया को समझता है। सी, उनका सीखने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। या फिर डी, वे केवल भाषा को प्रभावित करते हैं, ईवीएस को नहीं। तो जो समाज होते हैं, समाज और संस्कृति है, बच्चे को सीखने में जो है वे उस संदर्भ को आकार देता है और जिसके माध्यम से जो है बच्चा दुनिया को समझता है। ठीक है? जिसके माध्यम से जो बच्चा जो है वो दुनिया को समझता है। जैसे कि रेगिस्तान का इलाका है तो वहाँ का जो बच्चा होता है वो पानी के महत्व को समझेगा। वहाँ के बच्चे की पर्यावरण की समझ को अलग तरीके से आकार देगा और समुद्र किनारे रहने वाला बच्चा जो है इसके संदर्भ में बिल्कुल अलग सीखेगा। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय ज्ञान को स्कूल ज्ञान से जोड़ना ईवीएस में क्यों ज़रूरी है? ऑप्शन ए, ताकि बच्चे स्कूल आना छोड़ दें। बी, इससे सीखना अधिक प्रासंगिक, अर्थपूर्ण और बच्चे के अनुभव के से जुड़ा हुआ बन जाता है। या फिर डी, क्योंकि स्थानीय ज्ञान हमेशा वैज्ञानिक रूप से सही होता है। या फिर डी, यह एनसीएफ का नियम नहीं है। तो आपका यहाँ पे आंसर होगा जो स्थानीय ज्ञान को स्कूली ज्ञान से जोड़ना जो है ईवीएस में ज़रूरी है क्योंकि इससे सीखना अधिक प्रासंगिक होता है और अर्थपूर्ण और बच्चे के अनुभव से जुड़ा हुआ बन जाता है। बच्चे जो है अपने परिवेश को बेहतर समझते हैं। जैसे यदि शिक्षक वैश्विक वनों की कटाई पढ़ाने से पहले बच्चे के अपने गाँव में काटे गए पेड़ के बारे में बात करता है तो वो बच्चा विषय को तुरंत जुड़ जाता है और यह जो है प्रासंगिक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। कक्षा में खेती के विषय पर चर्चा करने के लिए स्थानीय किसान को आमंत्रित करना किसका उदाहरण है? जो कक्षा में खेती के विषय पर चर्चा करने के लिए स्थानीय किसान को आमंत्रित करना किसका उदाहरण है? ए, शिक्षक की अक्षमता का। बी, समुदाय को एक सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग करने का तरीका। सी, समय की बर्बादी। या फिर डी, मनोरंजन। तो जो है आंसर होगा इसका बी, समुदाय को एक सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग करने का। जैसे कि समुदाय के लोग जैसे हो गए डॉक्टर हो गए, किसान हो गए, ये सभी जो है अपने क्षेत्र में एक विशेषज्ञ होते हैं। तो जो उन्हें कक्षा में बुलाने से बच्चे जो है किताबी ज्ञान की बजाय जो है वो व्यावहारिक ज्ञान से वे ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है, एक बच्चे को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील और जागरूक नागरिक बनाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? ऑप्शन है केवल मीडिया की। बी, केवल पाठ्य पुस्तकों की। सी, घर, स्कूल और समाज के सहयोगात्मक वातावरण की। या डी, केवल कड़े कानूनों की। तो आपका यहाँ पे आंसर होगा जो बच्चे को एक पर्यावरण के प्रति संवेदनशील और जागरूक बनाने की सबसे बड़ी भूमिका होती है, पहले तो परिवार की, फिर स्कूल की और समाज की सहयोगात्मक वातावरण की जो है सबसे बड़ी भूमिका होती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अब अगले क्लास में। धन्यवाद।